ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दाना साइक्लोन ने कहर बरपा रखा है और तेज आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, नुकसान हुआ है, कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। देखिए चक्रवात देर रात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट से जा टकराया और इसके चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। कई जगह पेड़ गिर चुके हैं, उखड़ चुके हैं और भद्रक से केंद्रपाड़ा तक कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप भी उखड़े हुए हालत में नजर आए। रेल और सड़क यातायात बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, पूरी तरह से ठप कह लीजिए। भद्रक के कामरिया में तेज हवाओं और भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी और ओडिशा में 10 लाख लोगों को शेल्टर होम पे शिफ्ट किया गया है, भेजा गया है। ममता बनर्जी उधर पश्चिम बंगाल में और ओडिशा के सीएम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरह से विशाल जो पेड़ हैं वो धराशायी हो रहे हैं और ओडिशा के तट से जब दाना तूफान टकराया, हालांकि केंद्र सरकार राज्य सरकार कोऑर्डिनेशन कर रही हैं और तालमेल के जरिए आपको बता दें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर तमाम एजेंसियों को रखा गया। दाना तूफान कितना असर, ओडिशा में 14 जगहों पर इसका असर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रभावित कितनी संख्या है, 14 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। 550 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, उड़ानों पर रोक है 16 घंटे के लिए। हालात के मद्देनजर जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब ये फ्लाइट्स फिर से होंगे। और कौन कौन सी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, सबसे पहले जिसे देवदूत कहते हैं एनडीआरएफ, फिर एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, राज्य पुलिस, उनकी मौजूदगी है। सबको अलर्ट मोड पर, हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तूफानी हवाएं चल रही हैं, जो तूफान का असर है ये आपको बता रहे हैं। तूफानी हवाएं इसकी स्पीड देख लीजिए, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कई जगहों पर विशाल जो पेड़ है वो भी उखड़ चुके हैं। भारी बारिश से काफी नुकसान की खबर बताई जा रही है। बहुत यातायात से लेकर सब कुछ प्रभावित। अब 6 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। जो जमींदोज पेड़ हैं जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, उनको टीमें मिलकर हटाने की कोशिश कर रही हैं कि यातायात सुचारू हो सके। पेट्रोल पंप को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें देखिए जरा, उखड़ गया, मकान गिर गए हैं जो कच्चे हैं, उड़ानें रुकी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज बारिश और आंधी का दौर है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसका असर। हालांकि अब जो खतरा है पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है कि वहां से टल गया, लेकिन ओडिशा में इसका असर काफी तौर पर देखने को मिला। यह पूरी आपको बड़ी खबर 10:30 बजे आज सुबह आपको दिखाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से ब्रेकिंग है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आतंकवादी हमले के बाद दहल उठा है, जहां बारामूला जिले के बोटा पत्थर गुलमर्ग इलाके में सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। गुरुवार शाम हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और इसके अलावा सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी जान चली गई है। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं, वो पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने का कार्य करते हैं, सेना को मदद पहुंचाते हैं, उनकी भी जान चली गई है। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले में 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर्स की भी जान गई है। हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही 7 लोगों की गोली मारकर आतंकियों ने हमला कर जान ले ली थी। वहीं एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है लोकतंत्र का जो विस्तार है भारत में वो सरहद के पार पसंद नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल काफी अटैक हो रहे हैं। 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, 2 जवान शहीद, पोर्टर की मौत, ये ताजा घटना। और वहीं देखिए सुरक्षा बलों की घेराबंदी तो हुई है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वो पहले त्राल में हमला हुआ जब मजदूरों को मार दिया गया, इसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। मेरा नाम आबिद हुसैन। तो क्या हुआ कल गुलमर्ग के बूटा पथरी में? जी सर, ये गुलमर्ग के आगे हुआ है, बूटा पथरी साइड में। गुलमर्ग बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे कोई डर वर कुछ नहीं है। ये उस साइड में हुआ है, बूटा पथरी के उस साइड में, उधर आर्मी वगैरह के कुछ नुकसान हुआ है। बाकी गुलमर्ग बिल्कुल ठीक है, गुलमर्ग बिल्कुल सेफ। इस वजह सही है सर, हम बूटा पथरी में रह रहे थे, वहाँ से हमें निकाल दिया, हम गुलमर्ग में रहेंगे। इस टाइम बहुत फोर्स है उधर। रात को कोई कल दिन को भी हुआ था 3 बजे फायरिंग, रात को 7 बजे में फायरिंग हुई थी। इस टाइम बहुत फोर्स है जंगल में, उधर वहां से निकाल दिया। हम रोक में रहते हैं, हम गुलमर्ग जा रहे हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पथरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी
भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अशरफ फानी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। अशरफ, नई सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में लगता है सरहद पार रास नहीं आ रहा है। लगातार आतंकी वारदात, आतंकी हमले हो रहे हैं और आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। किस तरह से इसको लेकर घाटी में हलचल है? बिल्कुल आशुतोष, अगर सरकार के शपथ की बात की जाए, 16 अक्टूबर को नई सरकार ने जम्मू कश्मीर में शपथ ली। उसके बाद ही एक के बाद एक जो है आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में हुए हैं। अगर बात की जाए तो खासतौर से अगर कल शाम के हमले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से सीमा पार से आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की खुशहाली जो है वो पसंद नहीं आ रही है। और यही कारण है कि पहले तो एक सोनमर्ग के इलाके में गैर राज्य और राज्य के मजदूरों पर हमला किया गया और अब सेना के काफिले पर, वहां पर भी 4 लोगों की जान गई, जिनमें से 2 रोजी रोटी कमाने के लिए सेना के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहे थे। काफी गंभीरता से जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ प्रशासन, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को लिया है और पूरे इलाके की तलाशी जो है तेज कर दी गई है। न सिर्फ जमीनी तौर पर वहां पर उन आतंकियों की खोज जारी है जो इस हमले के पीछे हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, ताकि उन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है उनको मौत के घाट उतारा जा सके। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका अपडेट के लिए वापस रुक करेंगे। हिमाचल से खबर है, जहां हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी देखिए मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। उत्तरकाशी में गुरुवार को मस्जिद को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में पथराव, लाठीचार्ज से हालात बिगड़े और आज शुक्रवार की नमाज अदा की जानी है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है और सुरक्षा सख्त है। मस्जिद की जमीन की खरीद बरसों पहले की गई थी और दस्तावेजों से लेकर वक्फ तक में यह सब कुछ दर्ज है, लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें 24 तारीख अक्टूबर को हुए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में पथराव और लाठीचार्ज के बाद यमुना घाटी में भी आज व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये चारों तरफ जो दुकानें हैं, दुकानों के शटर्स डाउन हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि जो व्यापार मंडल के द्वारा ऐलान किया गया है कि आज पूरी तरह से यमुना घाटी, यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगे हुए तमाम जो नगर इकाइयां हैं और साथ में जो पुरोला, मोरी और सांकरी का जो एरिया है, पूरी तरह से वहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और उसका असर अभी सुबह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है, चूंकि ये चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ ये पड़ाव है, यहाँ पर चहल पहल सुबह से ही हो जाती है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि व्यापार मंडल के जो बंद का ऐलान है सुबह, उसका असर यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी की यदि बात करें तो फिलहाल अभी जो है शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा कहा गया है कि वो आज नमाज मुस्लिमों को अदा नहीं करने देंगे और इसका विरोध करेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ऐलान को किस तरह से लेता है और क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारी संख्या में, हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, हाथों में झंडे लिए हुए। उत्तरकाशी में ये कल की तस्वीरें हैं। हिमाचल के बाद उत्तरकाशी में भी ये मस्जिद का विवाद, मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन, लाठीचार्ज, ये सब कुछ। अंकित शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अंकित, आज क्या हालात हैं? कल की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस मामले में अभी अपडेट क्या है, क्या माहौल है? आशुतोष, अभी शांति बनी हुई है और जैसे कि प्रशासन ने कल लाठीचार्ज पथराव के बाद जो एक्शन लिया है उसमें बीएनएस जो है 163 लागू की है, जिसमें कि कहा गया है कि चार से ज्यादा व्यक्ति अगर एक जगह पर खड़े होते हैं या जाते हैं या कोई भी समारोह होता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हथियारबंद या किसी भी तरीके की गतिविधि एक गुट में अगर होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल हमने देखा था कि किस तरह से हिंदू संगठन जो है वो मुख्यालय की ओर कूच कर रहे थे। उनकी मांग थी कि मस्जिद को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने जवाब दिया है कि मस्जिद जो है वैध है और उसका खसरा खतौनी में भी पूरी तरीके से नाम दर्ज है
और जो यूपी वक्फ बोर्ड है, क्योंकि जिस समय जमीन खरीदी गई थी उस समय यूपी था, और उसमें भी पूरी तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं मस्जिद के वो मौजूद हैं। आशुतोष, अंकित, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए, तो बात होगी उत्तराखंड की, आगे बढ़ते हैं। अब बात महाराष्ट्र की, जहां सीटों पर टेंशन के बीच बागियों का खतरा भी बढ़ चुका है। जिसके टिकट कटे वो इधर उधर भी होने लगे, और बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने आज कांग्रेस छोड़ एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए हैं। ज़ीशान सिद्दीकी जो हैं कांग्रेस के विधायक हैं, वो बांद्रा ईस्ट से चुनकर आए, लेकिन इस बार ये सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में गई तो उन्होंने पाला बदल लिया। कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया था। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, एनसीपी में शामिल हुए कांग्रेस के ज़ीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी की अभी हाल ही में हत्या हुई, इसके बाद से वो भी कांग्रेस छोड़ चुके थे, एनसीपी का दामन थामा था, और पिता की राह पर बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ये भी एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए। ज़ीशान सिद्दीकी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पिता को खोया था, और अब इस वक्त वो एनसीपी जो अजित पवार की फैक्शन है उसको ज्वाइन किया है। वजह क्या है ज़ीशान, आपने कांग्रेस लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ी थी, लेकिन लास्ट मिनट की बात थी। महाविकास आघाड़ी जानी जाती है उनके खेलों के लिए, और इस कठिन समय में भी उन्होंने मुझे संपर्क में रखा, पर्दे के अंदर रखा, नीचे रखा। मगर इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन पर खरे उतरूंगा, और वांद्रे पूर्व की जनता के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री मैं जरूर, हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे। तो लेकिन वजह क्या है कि आप, बाबा सिद्दीकी ने तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं गए थे, क्या उम्मीद थी आपको अभी तक? उम्मीद की बात नहीं है, जब से होश पाया है हमने, हम कांग्रेस पार्टी में ही थे, पर कांग्रेस पार्टी ने हमें जो वैल्यू थी वो कभी दी नहीं, और इस कठिन समय में भी हमारे साथ बहुत खेल रचे हैं, और उसका जवाब जनता जरूर देगी। आपने बांद्रा ईस्ट से इलेक्शन लड़ने का फॉर्म भर दिया है, आपको किस तरह का भरा नहीं? ये भी फॉर्म अभी एनसीपी से मिला है, और एनसीपी से जीत भी मेरी ही होगी। जी पक्का। ये तो इस वक्त जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त देखिए आप मिल रहे हैं, जो सरा मलिक है, नवाब मलिक की बेटी, उनसे मिल रहे हैं वो, और इस वक्त अजीत पवार फैक्शन के जो खेमा है उसमें जो लोग हैं वो कांग्रेस के छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, वो सामने दिख रहा है। विद्या, मुंबई आज तक। विद्या का ही रुख करते हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विद्या, आपने बातचीत भी की ज़ीशान सिद्दीकी से, इसका कितना असर, कितना इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं इस सीट को लेकर? विद्या, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन उन्होंने थामा, अजित पवार गुट में गए, इसका क्या असर जमीन पर मिलता है? हालांकि एक सिंपैथी की लहर बताई जा रही कि सिद्दीकी परिवार के साथ फिलहाल है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दाना साइक्लोन ने कहर बरपाया। तेज आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। चक्रवात देर रात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट से टकराया, और इसके चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। कई जगह पेड़ उखड़ चुके। भद्रक से केंद्रपाड़ा तक कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप भी, उनको भी नुकसान पहुंचा है। रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से ठप है इस वक्त। भद्रक के कामरिया में तेज हवाओं और भारी बारिश ने तबाही मचाई है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। ओडिशा में 10 लाख लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट करवाया गया है, भेजा गया है उनको। ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और वहीं टीमें जो हैं, तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन है, केंद्र हालात पर नजर बनाए हुए है, और लगातार एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं। 3 तस्वीरें पश्चिम बंगाल हावड़ा में, जिस तरह से अधिकारी जो है, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं तूफान से तबाही की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं हालात पर मोहन मांझी की भी नजर है। ओडिशा में दाना तूफान का कहर, कई जगह पर पेड़ उखड़े, तूफानी हवाओं से मची तबाही, बंगाल पर रहम, ओडिशा पर तूफान का कहर।
जिस दाना तूफान को लेकर तमाम आशंकाएं थी, वो तूफान गुरुवार की आधी रात को ओडिशा के धामरा तट से टकराया और इसके बाद इसने भारी तबाही मचाई। तूफान की वजह से कई जगहों पर विशाल पेड़ गिर गए। भारी मशीनों से कुछ इस तरह पेड़ों को काटकर रास्तों से हटाया गया। भद्रक के बंसादा में कई जगह पर तूफानी हवाओं के आगे ये कच्चे टीन वाले घर टिक नहीं पाए और गिर गए। केंद्रपाड़ा में कम से कम 2 दर्जन नावें डूब गई। तूफान आने से पहले ही समंदर में ऐसी हलचल मची कि नावों का पानी पर ठहरना मुश्किल हो गया। सुरक्षा के लिए बंदी होने के बाद भी कई नावें समंदर में डूब गई। ओडिशा के भद्रक में तूफानी हवाओं का कहर सबसे ज्यादा दिखा। कुछ जगहों पर कुछ इस तरह पेट्रोल पंप की मशीनें तक उखड़ गई। दीघा तट का हाल देखिए, जहां तूफानी हवाओं के सामने टिकना बेहद मुश्किल था। ये तस्वीरें ओडिशा के सिमुलिया इलाके की है। समंदर किनारे के इस इलाके में तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए। ये देखिए, ये जो झोंका आ रहा है, ये गस्टिंग स्पीड है। बीच बीच में झोंका जो आ रहा है, यही खतरनाक होता है। पेड़ इसी में गस्टिंग स्पीड पे टूट जाते हैं और नुकसान भी इसी गस्टिंग स्पीड की वजह से ज्यादा होता है। तो ये जो बारिश साथ में आ रही है, ये बारिश कितने देर तक चलेगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। क्योंकि हो सकता है हवाओं की रफ्तार तो दोपहर बाद कम हो जाए, लेकिन अगर बारिश चलती रही तो बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। कुछ ऐसा ही हाल ओल्ड दीघा का भी था। यहां भी लगातार तूफानी हवाएं चलती रही। धमारा, जहां पर यह तूफान सबसे पहले जमीन पर टकराया था, वहां भी भारी तबाही देखने को मिली। यहां कई जगह पर पेड़ गिर गए और ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। कुछ ऐसी ही तबाही वाला मंजर भद्रक में भी देखने को मिला। केंद्रपाड़ा का सूरत हाल देखिए, जहां पर हजारों लोगों को शेल्टर होम ले जाया गया है। कम से कम 10 लाख लोग दाना तूफान से प्रभावित हैं, जिनको उनके घरों से हटाया गया है। कोलकाता में 12 घंटे तक हवाई यातायात रुका रहा। इसके बाद आज सुबह हवाई यातायात शुरू हो गया। गनीमत यह रही कि तूफान अब आने वाले कुछ घंटों में कमजोर पड़ जाएगा। इसका रूट भी कुछ बदला है। बंगाल में अब तूफान की तबाही कम देखने को मिलेगी। गंभीर खतरे वाले हालात अब टलते दिख रहे हैं। अब ये तूफान ओडिशा के पश्चिम की तरफ से बढ़ते हुए कमजोर हो जाएगा। कुमार कुणाल और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। अब ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है और इसके लिए हम लिए चलेंगे आपको हमारे 2 सहयोगियों के पास। पश्चिम बंगाल दीघा से इस वक्त इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धामरा ओडिशा से अनुपम मिश्र जुड़े हुए हैं। अनुपम, पहले आपका हम रुख करेंगे। ओडिशा में क्या हालात हैं इस वक्त, स्थिति क्या है और किस तरह से एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं? जी देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो आपको अभी के ताज़ा हालात से रूबरू करा दूं। ये इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार पहले के मुकाबले काफ़ी धीमी हो चुकी है। जो लैंडफॉल का प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। अब ये सीवियर साइक्लोन नहीं रहा है, अब ये साइक्लोन में तब्दील हो गया है और धीरे धीरे ये हवाओं की जो गति है वो भी कम हो जाएगी। बारिश जो 1 घंटे पहले तक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी सुबह से लेकर, वो भी थोड़ी कम हुई है, कमजोर हुई है। हालांकि बारिश अभी भी हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, समय बीतेगा, बारिश और हवाओं की रफ्तार दोनों कम होंगी। सबसे गनीमत की बात यह है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा इवैक्यूएशन हुआ। लगभग 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया कोस्टल इलाकों से, जो 0 कैजुअलिटी के रूप में तब्दील हुआ। एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन की भी खबर अभी तक नहीं है। जी आशुतोष, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। जल्दी से पश्चिम बंगाल से भी अपडेट ले लेते हैं इंद्रजीत कुंडू। इंद्रजीत, बताया जा रहा है कि खतरा पश्चिम बंगाल से भी टल चुका है।
बिल्कुल, जैसा कि अनुपम कह रहे थे, लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब जो टेल विंड रहता है वो पास हो रहा है और आप देख सकते हैं हम लोग उस वक्त दीघा में हैं। सुबह से या कल रात जिस तरह की भारी बारिश हो रही थी या तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अमाउंट है वो कम हो गया है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया है और धीरे धीरे आसमान जो है वो भी साफ होता हुआ दिख रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा शायद पूरी तरह से ये बारिश और बूंदाबांदी ये भी बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं खतरा टल चुका है। पश्चिम बंगाल में उस तरह की कोई जान माल की नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। जैसे हम कह रहे थे, जीरो कैजुअल्टी। तो इस वक्त सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि उस तरह का कोई जान माल की नुकसान इस बार साइक्लोन डाला से नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यह अच्छी खबर है दर्शकों के लिए कि जो नुकसान जो खतरा है वो खतरा टल गया है। आशुतोष। इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तस्वीरें और अपडेट पहुंचाने के लिए दर्शकों को। इस बीच भारत चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेनाओं का डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। डेप्सोंग और डेमचौक में स्थानीय कमांडर डिसएंगेजमेंट पर नजर रखे हुए हैं। डेमचौक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट्स हटा लिए गए हैं। यह प्रक्रिया जारी है। अभी डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी है। उधर डेप्सोंग में चीनी सेना के पास टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच तिरपाल का इस्तेमाल करके अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं। डेप्सोंग में अब तक आधे ढांचे हटाए जा चुके हैं। चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक कम कर लिए हैं। तो ये डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता भी हुई, मुलाकात भी हुई और अब इसका असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। एलएसी से सैनिकों के हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेमचौक में 5 टेंट्स दोनों तरफ से हटाए गए, यानी कि भारत और चीन की तरफ से। 4 साल बाद शांत है एलएसी। पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बनी हुई है दोनों देशों के बीच और सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह से आपको अपडेट करें, 5 टेंट्स जो हैं हटा लिए गए हैं और भी हटाने की प्रक्रिया शुरू है। चीनी सैनिकों का लवाजमा पीछे हटा है। तो चीन के साथ शांति बहाली पर यह पहल है। अब देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए पहले क्या था और बदलाव क्या है। देखिए जरा डेमचौक में क्या बदला है। भारतीय सैनिक चार्दिंग नाले के पश्चिम की तरफ से ये पीछे हटे हैं और वहीं चीनी सैनिकों की अगर बात करें तो चार्दिंग नाले के पूर्व की तरफ से ये पीछे हटे हैं, यानी दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने जो कदम है थोड़े पीछे खींचे हुए हैं। भारतीय सैनिक कुछ टुकड़ियां पीछे हटी हैं, ये डेप्सोंग की बात हो रही है और कई फौजी वाहन भी हटाए गए हैं चीनी सैनिकों की तरफ से। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मंजीत, पहले और अब में ये बदलाव हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें क्या अपडेट है और इसको किस तरह से देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलएसी के हिसाब से? मंजीत, आपकी आवाज प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान ग्राउंड पर भी काम हो रहा था, क्योंकि भारत सरकार को ये मालूम है कि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब राजनयिक स्तर पर यानी कि टॉप लेवल पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत चल रही थी, भारत ने इस बात को भी इंश्योर किया कि ग्राउंड पर भी वो एक्शन दिखे, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से जब पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई कि खासतौर से जो 2 बड़े फ्रिक्शन पॉइंट है, देप्सांग प्लेन और डेमचौक, जिन पर अप्रैल 2020 के बाद से लगातार अभी तक विवाद बना हुआ था, उन पर वहां पर दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हटाया जाएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से और अभी जो जानकारी मिल पा रही है सेना के मुताबिक 40 से 50% इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट खासतौर से देप्सांग और डेमचौक दोनों जगहों से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे इसका वेरिफिकेशन होगा। दोनों सेनाओं की तरफ से लोकल कमांडर पर बातचीत हो रही है। उसके बाद ड्रोन के जरिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए जब ये बात दोनों पक्ष इस बात पर राजी हो जाएंगे कि वास्तव में जमीन पर यानी कि दोनों जो बड़े फ्रिक्शन पॉइंट हैं, दिप्सांग प्लेन और डेमचौक, दोनों से सेनाओं ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हटा लिया है, सेनाएं पीछे हट गई है। उसके बाद जो पेट्रोलिंग की बात की गई है, अलग अलग चाहे गलवान के इलाके हों और भी जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर पहले यानी कि अप्रैल 2020
20 से पहले की स्थिति में मंजीत, नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, इस बीच कई बड़े मामलों में शामिल रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उसके कनाडा या अमेरिका में छुपे होने की खबर है या शक है, जहां से वो गैंग चला रहा है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। सलमान के घर पर फायरिंग में भी अनमोल शामिल था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर उससे स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थे। अनमोल का दूसरा नाम भानु है। ये मई 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला पर हुए हत्या का आदेश देने में भी शामिल रहा। लॉरेंस गैंग के दो अहम गुर्गे हैं, एक गोल्डी बरार और दूसरा उसका भाई अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस गैंग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी तक सक्रिय है और हाल ही में उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है जिसमें इन लोगों की भूमिका सामने आई थी।